शॉर्ट और मुख्तसर नोटिस पे आपने मेहरबानी की और यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए, 3 बातें मैं आज आपसे करना चाह रहा हूँ, कुछ एक अदालती मामले में, कुछ एक सियासी मामले में और कुछ एक जो रविश इख्तियार की गई है और जिसके नताइज जो हैं, चाहे वो भले से सियासी हैं या अदालती हैं, दोनों आपके सामने। आज एक बड़ी अच्छी ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी। अच्छी इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो मुझे सूट करती है तो मैं उसका जिक्र करूं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं तलत साहब, उनकी ट्वीट थी कि कल चीफ जज साहब का रिमार्क था कोर्ट में कि सियासी मामलात की बदौलत अदालतों का माहौल आलूदा हुआ है। तो उनकी ट्वीट ये थी कि अदालती फैसलों की बदौलत सियासत का माहौल आलूदा हुआ है। अब ये बात समझने के लिए ज़्यादा, कल अगेन आई एम रेफरिंग टू 2 लोगों की तरफ जो मीडिया पे बड़े नोन हैं। एक रीमा उमर बड़ी एक एमिनेंट लॉयर हैं और वो एक निजी टीवी चैनल पे तकरीबन रोज़ बैठती भी हैं। तो कल एक बड़ी डिस्क्रिप्टिव डिटेल उन्होंने दी तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया। तो मैंने जस्ट टू मेक अ ग्राफिक ऑफ इट, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अपनी मर्जी के फैसले सियासी जमातें अदालतों से मांगती हैं, तो मैं मजबूर हुआ कि मैं एक डायग्राम आपके सामने रखूं। इसमें जो ब्लू मार्क है, वो ब्लू मार्क आप देख सकते हैं इस चार्ट में। ये वो बेंच हैं जिन पर हमें एतराज़ है कि वो पॉलिटिकली लॉबसाइडेड है और उनके फैसलों के जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की सियासत को डिटरमिन कर रहे हैं। और वो फैसले किस किस्म के हैं और वो मुकदमात किस किस्म के हैं, ये तफसील होश रुबा है। ये ऐसी तफसील है जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं रह जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार और उसके साथ ये फैसले आते जो कि पाकिस्तान की सियासत का तयन करें, उसका नतीजा क्या निकलता है। ये जो मैंने आपसे दिखाया, ये मैं प्लेनली आपके सामने एक मोटी बात करता हूँ क्विकली। ये 16 मुकदमात की तफसील है जिसमें पैनामा केस है, बेंच की हैयत ब्लू में, एक ख़ास माइंडसेट के जज साहिबान, फैसले एक ही जैसे। उसके बाद हनीफ अब्बासी केस, ब्लू हैयत में वही एक ब्लू जो मार्क है उसमें मेजॉरिटी उन्हीं की देखते जाएं। जुल्फ़िकार भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस, वही तफसील है। इसी तरह से आगे आप चलते जाएं। मैं इन सारे मुकदमात का जिक्र भी ब्रीफली आपके थोड़े वक्त में आपके साथ मैं ये बात करूँगा। मुझे ये समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि जब पैनामा की हेयरिंग्स चल रही थी तो पैनामा की हेयरिंग्स में हम एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे एक वकील की हैसियत से 2 बातों को समझने से कासिर थे। पहली बात यह थी कि जो सुपरिटेंडेंस सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इससे कबल तो सुप्रीम कोर्ट के अपने एक नहीं बेशुमार, चाहे वो मलिक असद केस हो या लिस्ट ऑफ मल्टीपल हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमात की बात हो या सुप्रीम कोर्ट के तय करदा वो असूल हो जिसमें ये बात बार बार की जाती थी कि तफ्तीश करना क्योंकि एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक कानूनी हक है और कोई भी अदालत, चाहे वो कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगी और तफ्तीशी अफसर की जो राय है वो अदालत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अदालत एक इंडिपेंडेंट एविडेंस के तहत उसको देखेगी और वो एविडेंस रिकॉर्ड करके फैसला करेगी। तो ये एक निज़ाम था, ये एक जुरिस्डिक्शन थी, जो तरतीब थी। अब क्या हुआ, पैनामा की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स का रोल इख्तियार किया और अपनी ही पिछली तमाम नज़ायर की नफ़ी की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने काम ये किया कि एक इंक्रोचमेंट की एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे। मैं उसमें वो उस डिटेल में नहीं जाता, जो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए बातें थीं या कुछ और चीज़ें थीं, उनको आप एक तरफ रख दें। जो कोर्ट के अंदर रिमार्क्स थे, वो राहज़नी के वो इशार थे, वो क्या कुछ था, वो मारियो पुट्जो के नावल में से उठाकर वो बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, वो बातें जो हम 8वीं 9वीं जमात में कंसीव कर गए थे, समझ गए थे, वो नॉवेल्स की बीच में कहानियों के अंदर से निकाल के वो माफिया के साथ रिलेट करने का,
तो मुझे ये माफिया, मैं आई एम सेइंग इट विद काफी कंक्लूसिवनेस के साथ, कि ये किसी तरह से माफिया नजर नहीं आया कि ये कैसा माफिया था कि जिनसे ये जज साहिबान, जो जज साहिबान एक ही तरह के फैसले देने के लिए पिछले 8 साल से उन्हीं बेंचों पर बैठे हैं और ये लोग अपनी गर्दनें झुकाए उन्हीं जज साहिबान के सामने हर उस मुकदमे में जिसमें ज्यादती होती चली जा रही है, एक बार नहीं बार बार हो रही है, नताइज का इल्म होते हुए भी ये लोग वहां पर जाकर खड़े हैं और दुहाई दे देकर बता रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नॉन डेक्लरेटरी रिजीम के हिसाब उस वक्त पूछे जा रहे हैं जब आपने एक डेक्लरेशन की रिजीम क्रिएट कर दी, वो हिसाबात जो देने वाजिब भी नहीं है उन पर बिठा के सजाएं दी जा रही हैं। जब करप्शन के कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे, आप उनके जाती कारोबारों में से तफसीलात निकालकर उनको एक बना के, एक आर्ट बना के, उसकी एक पूरी उसकी एक साइकिल बना के, शहजाद अकबर जैसे लोगों को बिठा के, नैब को एक टूल के तौर पे यूज करके, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सुपरिटेंडेंट्स प्रोवाइड करके, उनसे मर्जी के नताइज हासिल करके, उसके बाद रोज सुबह सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़े करके, वो जज साहिबान जब ये फैसले कर रहे थे तब शायद ये भूल गए कि ये मामलात जो एक स्कीम के तहत एक स्कीम तरतीब दी गई थी। स्कीम क्या थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का आउस्टर होगा। उनका आउस्टर कैसे होगा कि उनको पहले वजारत उज़्मा से फारिग किया जाएगा, फिर क्या होगा, उनको पार्टी की सदारत से फारिग किया जाएगा। वो भी जुर्म किसके खाते में आएगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकती। वो पहले सारे मामलात वो ANP की पिटिशंस की सन 70 से तरतीब दी गई जुरिस्डिक्शंस के पार्टी की सदारत के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है, हाई कोर्ट्स का व्यू है, उन सबको एक साइड पर फेंक कर ये एक नई जुरिस्डिक्शन तरतीब देंगे और एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मियां नवाज शरीफ के साथ लगाएंगे। अब समझ आई, समझ कैसे आई कि क्या हुआ कि वही जज साहिबान, जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, ये 16 मुकदमात का चार्ट है और ये उसकी तफसील है जो मैं उसके सामने रखने लगा हूं। और कनाइवेंस किनके साथ थी? जो बेनिफिशियरी थे इमरान खान, यानी एक मुकदमा जाएगा इमरान की बनी गाला का, वही बेंच के चंद मेजॉरिटी में बैठे जजेस, कोई 1-2 और डिसेंटिंग हो गए बीच में बैठ जाएंगे और वहां पर बैठ के उसी किस्म के हिसाबात में हनीफ अब्बासी की पिटीशन में उनको क्लीन चिट दी जाएगी। किस लिए क्लीन चिट दी जाएगी? कि कल कला जब इमरान की पार्टी होगी और वो इस पोजीशन में होगी तो उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के बेटे टिकटें देने के लिए करोड़ों रुपए लेंगे। जो आपके सामने ऑडियो लीक्स की सूरत में अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रह गई। वो साहब जिन्होंने वो टिकट खरीदी है पैसे देकर, वो उनके वालिद साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके साथ ताल्लुकात हैं। ये सारी चीजें अब मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। दिस नीड्स अ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। ये देख मांगती हैं कि अब आप ये सवालात उठाएं और उन पर ये बात करें। हम अब इन अदारों के उस तकद्दुस पे जिसके सामने हम रोज सरनगू होकर खड़े होते हैं, रोज माय लॉर्ड। अब मुझे 20 बार साकिब निसार साहब की कोर्ट में जाने का इत्तफाक हुआ। रोज मैंने उनको उस कुर्सी पे विराजमान माय लॉर्ड कहकर मुखातिब किया, अपना सर उनके सामने झुकाया। लेकिन आज अगर ये किरदार निकले कि उनके बेटे एक ऐसी सियासी जमात का जिसके चेयरमैन को बेनिफिट किया, सादिक और अमीन का ठप्पा लगाया, जिनको सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स दिए, उन्हीं की पार्टी जिसका नाम इंसाफ पार्टी था, उसकी टिकटें बेचने के लिए करप्शन करते हुए, उस पॉलिटिकल स्ट्रीम को गंदा करते हुए, वहां पर पैसों का लेन देन करके टिकटें बेचकर खरीद कर वहां पर मैं अल-अमान अल-हफीज कहना। देखें क्या मसला है। अब ये एक मुकदमा सिर्फ पैनामा के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप इसमें जस्टिस इजाजुल हसन उस मुकदमे में थे, जस्टिस अजमत सईद थे, नॉन पोजीशंस हैं। क्या जस्टिस अजमत सईद को बाद में कमीशन का चेयरमैन बनाकर वो ब्रॉडशीट जिसने पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वो सारे मामलात ARU वाले जो थे उस पर फिर ये जो मर्जी अपनी पोजीशंस लेते रहे और जितने मर्जी करोड़ों रुपए के वसाइल उनके हवाले करते रहे, उनको फिर बाद में जैसे मर्जी नवाजते रहे, माहाना उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करके कि उन्होंने काम किया था। अब ये सवालात उठते हैं
इसी तरह से फिर आप देखें ग्रामर भाषा के जो उसमें बैठने वाले मोहतरम अभी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, साकिब निसार साहब बजाते खुद, इसी तरह पिटीशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जुल्फी बुखारी, बेंच कौन सा है? साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब। फैसला हमें मालूम है ये बेंच क्या फैसला देगा। दिसंबर 2017 हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन, फैसला हमें पहले मालूम है, बेंच की कॉम्पोजिशन देखी, फैसले का इल्म है। देन चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, देन जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब अगर एक डिसेंट करेगा भी तो 2 की मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं। इसी तरह फिर अगस्त 2021 यूनानिमसली डिक्लेयर्ड दैट सीजेपी इज द सोल अथॉरिटी थ्रू whom suo motu authority can be exercised। बंदयाल साहब एक्टिंग सीजे, इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब अगर 2 डिसेंट करेंगे भी बीच में बैठ के तो 3 की मेजॉरिटी ऐसे बैठी है। ये लिस्ट है 17 केसेस की जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वेदर सेनेट इलेक्शंस आर हेल्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर प्रोविजंस रिगार्डिंग सीक्रेसी बैलेट आर एप्लीकेबल टू देम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के है जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस गुलजार साहब। मेजॉरिटी फिर किधर शिफ्ट होगी? तो ये एक किसी भी चीफ जस्टिस का दौर है। मुकदमे की नोयत क्या है, आइन क्या कहता है, उसकी तफसील कैसे होगी। 63 का आप ले लें पंजाब असेंबली। आज मैं इस असेंबली के टूटने पे मुतरज़ हूं। ये असेंबली टूटी कैसे? उसकी पहली बुनियादी गलती सुप्रीम कोर्ट में तय कर देंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। आपने आर्टिकल 63A की वो डेफिनेशन दी जिसका तसव्वुर करना एक लेमैन के लिए, छोड़ें कि मैं किसी एक आईनी माहिर से या किसी एक लॉ नोइंग पर्सन से मैं उनसे बात करूं या किसी बड़े कानूनदान से मैं ये बात करूं, कॉमन सेंस की बात मैं आपसे कह रहा हूं। यानी आप कह ये रहे हैं कि आपने एक वोट डाला, वो वोट हमने गिना नहीं और गिना भी नहीं और आपको सजा भी दे दी। दुनिया की किस तशरीह के एतबार से आप एक ऐसे जुर्म की सजा दे सकते हैं जो सरजदी नहीं हुई आपकी नजर में? और अगर उसके नतीजे में एक हुकूमत कायम हो गई, कुछ लोगों ने डिफेक्ट किया, कुछ लोगों ने डिसेंट किया, आप उसको डिफेक्शन की इंटरप्रिटेशन देते और उसमें आप पार्लिमानी पार्टी की वो तशरीह लाकर रखते कि पार्लिमानी पार्टी के किए गए फैसले के खिलाफ, तो वो लोग तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर 20 बार यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने, 20 बार लोगों ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ इख्तलाफ किया, एक अलहदा पोजीशन ली। अगर लॉ ये कहता है कि उन्होंने वोट ऐसे करना है तो दे वर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर सीट्स एंड दे डिड दैट। दे वोटेड नोइंगली, उनको पता था कि ये कानून है, आइन ये कहता है, हम ये वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ये हुकूमत जो कि इमरान की एक नकम्मी तरीन बुजदार सरकार बैठी है, जो करप्शन के अनबार लगा रही है, जिसकी रिट कोई नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल नाकाम है, जिसकी गवर्नेंस बिल्कुल जीरो है, जहां पर पोस्टिंग नौकरियां बिक रही हैं, जहां पे डिप्टी कमिश्नर्स लगाने के रेट हैं, जहां पर ठेकों के अंदर से कमीशंस ली जा रही हैं, जहां पर डीपीओज अपॉइंट करने के रेट्स हैं। पूरे पंजाब की जो हालत थी इस तरह था जैसे कोई सहरा बन गया, कोई डेवलपमेंट वर्क वहां पे, कोई एक काबिल जिक्र प्रोजेक्ट वहां पे। पंजाब के सारे फंड्स उठाकर सिर्फ एक तौंसा तहसील के अंदर फेंक दिए गए। मैं नहीं कह रहा, फवाद खुद आए टीवी पर, उन्होंने आकर कहा कि कैसी डिस्पैरिटी है कि अगर कोई प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होगा तो एक सूबे के फंड्स में से झेलम डिस्ट्रिक्ट है उसको 20 रुपए दे रहे हैं और जो तौंसा तहसील है उस अकेली तौंसा तहसील को आप 100 रुपए अलहदा से दे रहे हैं। तो ये कैसे हो? मेरा एतराज नहीं था, वो सारा वहां उस पे चले हम देख लेते, लेकिन उसी तौसे पे लगे पैसों में से अरबों रुपए की करप्शन, कोई ढकी छुपी बातें थी। ये सब कुछ हो रहा, ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बीच में से आके बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 63A मैं एक ईवल की डिस्ट्रक्शन कर रही हूं कि इसके नतीजे में क्या होगा कि इसके नतीजे में आप दोबारा से पार्टी साइड स्विच नहीं कर सकेंगे। आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रोका, ये आपका फैसला था। आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो फैसला देना था वो आपके सामने था। आपके पास ये इख्तियार था, जब तहरीक अदम एतमाद चल रही थी उस वक्त वो रेफरेंस भेज के स्टॉल किया गया। प्रेसिडेंट पीटीआई के थे, प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के थे, जज पीटीआई का लाइक माइंडेड बेंच था और वहां से पहली एफर्ट आपकी ये थी कि आप उस नो कॉन्फिडेंस मूव को स्टॉल कर लें। जब वो आपसे ना हो सका
क्योंकि कोई बात कहते वक्त कुछ तो कहना था, कोई तो रेशो डिसाइडेंडी होनी थी, कुछ तो हकीकत हाल बतानी थी कि आइन की ये तशरीह कैसे कर पाएंगे कि आप उनके वोट देने के हक से उनको रोकेंगे। वो आपके ऑर्डर्स जो कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की बहाली के वक्त के ऑर्डर्स हैं, उनमें देखें आपने क्या फरमाया। और 63 है कि जब आप रेफरेंस पर आके फैसला देने लगे तो आपने क्या फैसला दे दिया, जिसमें मैंने सारी तफसील आपके सामने जिक्र की। तो उसके नतीजे में कायम हुई परवेज इलाही हुकूमत अगर असेंबली को 90 रोज में तोड़ती है तो दुरुस्त कर रहे हैं वो लोग जो रोक रहे हैं इस सारे प्रोसेस को। ये उनका हक बनता है इस ज्यादती को रोकने का, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइटिंग को रोकने का। इस मामले को उठना चाहिए, पार्लियामान के फ्लोर पे उठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं वो रिव्यू फिक्स करती जब हम कहते हैं कि आपसे गलती होगी है, यू हैव एर्र्ड इन लॉ। आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते वक्त आप गलत कर बैठे हैं। आप सारे फाजिल जजेस को बिठाएं, वो सारे के सारा फुल कोर्ट बेंच बैठे, या आप एक लार्जर बेंच उस पर पहले हम मुतालबा करते रहे कि तश्कील दें। जो आप इन 3 साहिबान की हुई गलती है उसका कोई अजाला कर सके। तो नतीजा क्या निकला आपकी ये गलती का? सियासत में मुदाखलत का, अदालत में सियासत करने का, गलत अदालती फैसलों के सियासत को आलूदा करने का, कि उसके नतीजे में एक ऐसे बंदे के पास राइट आया जो अपना फैसला अपने ज़हन से ना कर सका। वो पार्लियामानी लीडर था, वो लीडर ऑफ द हाउस था, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन पार्टी, जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से लोगों का एतमाद उठाने के लिए जैसे पाकिस्तान की सियासत को बर्बाद किया, जैसे पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, जैसे पाकिस्तान की मुआशरत को बर्बाद किया, इस सब को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से साइकिल को डिस्टर्ब करके, इट्स ऑल प्री प्लान, सोचा समझा है। हमें पता है कि ये चाहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात पहले करा के, जो एक निगरान का कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल 224 के अंदर एक पूरी स्कीम है, जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, आइन का ढांचा है कि पाकिस्तान एक वफाक है, उसके अंदर 4 इकाइयां हैं, वो मिलकर एक वफाकी हुकूमत का एक स्ट्रक्चर पेश करते हैं। आप एक सूबे के अंदर एक हेजमनी क्रिएट कर दें और वहां पर उसको मोनोपोलाइज करके आप उसको पहले, ताकि लोगों के इंतखाब के ऊपर से यकीन उठे। ये आप कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नो कि आपकी साजिश, ये जो पाकिस्तान की तबाही करने के जिस मिशन पर आप आए हैं, ये उसी का हिस्सा है। आप चलते चले जा रहे हैं। अदालत से आपको आपके कुछ बैठे तरफदारों की तरफ से वो सहूलतकारी मुयस्सर होती रही, जिसके नतीजे ये निकले कि आपको सदाकत व अमानत का लाइसेंस भी मिला, आपको 224 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम से बाहर निकालकर एक पोजीशन पे खड़ा कर दिया गया, प्लेन स्पीकिंग 90 डेज। भाई हाउ कम, कैसे एनविसेज कोई नहीं कर सकता कि कंप्लीशन ऑफ टर्म नजदीक है। 5 माह के अंदर जब आपने ये हरकत की अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तो आप तो उन दिनों के अंदर 120 दिन के अंदर आके बाई इलेक्शंस नहीं करते कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे। चाहे जाए कि आप एक वफाकी हुकूमत जो पूरी अमलदारी के साथ बैठी है, उसकी मौजूदगी में आप इंतखाबात की बात करें ताकि इंतखाबात मुतनाज़े हों, नताइज तस्लीम ना हो। चलें ये बैरियर आप क्रॉस कर भी ले तो फिर पंजाब में अगर आपके पास एक सियासी हुकूमत कायम हो जाए, किसी भी पार्टी की कायम हो जाए और वफाकी असेंबली के इलेक्शंस हों, तो उस वक्त पूरी अमलदारी के साथ वो हुकूमत बैठी हो ताकि उसके नताइज कोई तस्लीम ना करे और टोटल ब्रेक डाउन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो, इंटेग्रिटी टूटे, पाकिस्तान की इंतखाबी अमल जो है वो बिल्कुल सैबोटेज होकर रह जाए। ये आपकी साजिश से हम बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम आपका डट कर मुकाबला करेंगे। फिर झगड़ा यह खत्म नहीं होता। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, फॉरेन फंडिंग, अरबों रुपए की आपके पास करप्शन है, करप्शन, पब्लिक मनी की करप्शन इज द वर्स्ट टाइप ऑफ करप्शन। आप लोगों के पर्सनल बिजनेसेस का हिसाब मांगते रहे, उन लोगों के जिनकी बड़े बिजनेस हाउसेस थे, जिनकी अरबों रुपए की इंडस्ट्रीज थी, जिनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, आपने उनको लाके कटहरे में खड़ा किया और आपने एक वो फसाद क्रिएट किया, फलाना चपड़ासी, फलाना ये वो। दैट वाज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, स्क्रैप। तसव्वुर भी कैसे किया जा सकता है कि एक डिपॉजिटर क्या हर बार खुद जाके बैंक अकाउंट। मैंने उस आदमी शहजाद अकबर को, मरहूम अरशद शरीफ अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, अच्छे दोस्त थे हमारे, उनके शो पे मैंने 20 बार उसे कन्फ्रंट किया और मैंने कहा कभी आपने बैंक का रेमिटेंस फॉर्म पढ़ा है? डू यू एवर नो व्हाट दीज फील्ड्स आर?
What is field R آپ کو پتا ہے? What is section 48 of deposition of accounts? جب ایک پرسنل بندہ آپ اپنے آفس سے کسی کو بھیجتے ہیں, آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو بھیجتے ہیں, آپ کسی ڈرائیور کو بھیجتے ہیں, یہ میری اماؤنٹس ہیں, آپ جا کے ڈپازٹ کر دیں. بڑے بزنس مین جن کے اربوں روپے کے لیکن ایک کہانی تھی, ایک افسانہ تھا جو آپ نے تراشا تھا, اور اس میں آپ کو مکمل معاونت وہ پیناما سے ہوئی سٹارٹ, وہ GIT تشکیل بنی جب وہ ایگزیکٹو کے اختیار کو انکروچ کر کے اس میں MI کے بریگیڈیئر صاحب, اس میں ISI کے بریگیڈیئر صاحب. کرنا کیا تھا؟ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو فکس کرنا تھا, ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ان کے وہ ہم خیال جج صاحبان جو آج تک ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. آئی نیڈ این آنسر فار 63. سر کیسے ہو سکتا ہے آپ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو جو کہ پروسیجرل ہے, میں نہیں مان سکتا کہ ان فصیح و بلیغ عالم و بالغ ان منصفوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک آئینی ترمیم کیا ہوتی ہے اور پروسیجر کے لیے کیا گیا قانون, بنایا گیا قانون, اور وہ قانون سازی کیا ہوتی ہے. میں کیسے مانوں؟ لیکن یہاں لینس ڈیفرنٹ ہے. روکنا ہے. کیوں روکنا ہے؟ تاکہ وہ ریٹ بادشاہ سلامت کی جو جاری ہوتی ہے اس کے اندر کوئی قدغن نہ لگ جائے, اور وہ اختیار ایک کے پاس ہی رہنا چاہیے. یہ ایک ادارہ جاتی صورت بنے گی. آپ اس کو دھکیل رہے ہیں اس طرف. And trust me, mark my words, sir, I am just raising a word of caution. میں آپ کے سامنے یہ بات اٹھا کر کسی سیاسی پوزیشن سے بیٹھ کے نہیں, آپ نے ایک سیاسی جماعت کو دھکیلا, اس کے قائد کو دھکیلا, اس پوری پولیٹیکل پارٹی کو دھکیلا. کل پرویز الہی صاحب کے اوپر ان کے گھر پہ ایک ریڈ ہو گیا. کیا ہوا جب رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا جعلی مقدمہ بنا؟ کیا ہوا جب شہباز صاحب کو بٹھایا, گرفتاری کی کسی اور مقدمے میں, بلایا کسی اور مقدمے میں؟ کون اپولوجسٹ تھا اس وقت؟ کیا ہوا جب حمزہ شہباز کو 2-2.5 سال جیل میں بلا وجہ رکھا؟ تب تو کوئی چیف جسٹس بھٹی نہیں بیٹھے تھے بلینکٹ آرڈرز دینے کے لیے. تب تو کوئی اسجد جاوید گرال جسٹس نہیں بیٹھے تھے جن کے بھائی آپ کی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشنز لڑتے ہیں, نون ریلیشن شپ ہے آپ کی. تب ان کو آج جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملات کے لیے آپ کے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں ججز کے, ان کی وائلیشن کا احساس آج نہیں. آج آرٹیکل 3 نہیں ہے, آج فرینڈز اینڈ فیملی کے کیسز نہیں ہو سکتے. یہ کیسا دھندا ہے؟ اور میں آپ سے عرض کروں سر, اگر یہ تفصیل میں آپ کے سامنے ساری بتاؤں, اور میں آپ کو یہ کیسز کا جن کا مجھے sent me shivering lying on the bed کہ یہ ہو کیا گیا. یہ اس کو صرف آرڈر میں رکھنے کی ضرورت تھی. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ریما عمر. ہم اپنی روز آ کے بات کرتے تھے, ہم اپنی روز بات کہتے تھے, بٹ ان سچ اے پلین اسپیکنگ شی ہیز سیڈ اٹ. اور جب یہ پورا معاملہ آپ اس میں پریزیڈینشیل ریفرنس لے لیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ججمنٹ لے لیں, اس میں آپ سو موٹو نوٹس لے لیں, آپ پرسیوڈ انٹرفیئرنس بائی پرسنز ان اتھارٹی والا کیس لے لیں, ایڈوائزری اوپینین پریزیڈنٹ لے لیں, ڈائریکشن ٹو اتھارٹیز الاؤنگ ٹو پریپیئر فیسیلیٹیٹ PTI's آزادی مارچ. اب یہ دیکھیں, ایک آدمی کو سپریم کورٹ یہ بیٹھ کے حق دے رہی ہے, سپریم کورٹ پھر کہہ رہی ہے اچھا ان تک کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہوگا. اس ذرائع ابلاغ کے دور میں, اس میڈیا کے دور میں, اس کمیونیکیشنز کے دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو طلب کیا, بلوایا, ان تک کمیونیکیٹ نہ ہوا. چلیں ہم مانتے ہیں آپ کا بھول پن ایسا ہی ہوا ہوگا, پر ان کو اسلام آباد کے بلو ایریا پہ آ کے گراؤ جلاؤ کی اجازت آپ نے دی. سر وہ آپ کا آرڈر کیا تھا؟ پھر کون سی کنٹمپٹ آئی؟ پھر کہاں پر آپ نے ان کو ریسپانسبل ہولڈ کیا؟ یہ وہی ٹرمپ ہے جو وہاں کی واشنگٹن پہ, یہ اس کی پاکستانی ورژن ہے. The state will act at one time. Mark my words. آپ لکھ کے میرے بھائی صحافی جو دوست یہاں بیٹھے ہیں, ان جرائم کا حساب ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان جرائم کا حساب نہ ہو. آپ پاکستان کی ریاست کو ہوسٹیج کریں, ایک بار نہ کریں, بار بار دارالخلافے پہ حملہ آور ہوں. یہ کوئی قرون وسطیٰ کا دور ہے؟ یہ کس دور میں ہم زندہ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست میں پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی PTV نشریاتی ادارے, پاکستان کے پرائم منسٹرز کا آفس, آپ نے اس پر ایک بار حملہ آور کیا, آپ نے پولیس کے یہاں پہ وہ جنیجو صاحب والا کیس ہمیں کسی کو بھولا نہیں. وہ ساری باتوں کی ریفلیکشن بار بار آپ کی موب مینٹیلٹی میں آتی ہے, اس انارکسٹ ٹینڈنسی میں آتی ہے. جب آپ جتھا لیتے ہیں, ابھی آپ نے کیا کیا؟ آپ عدالتوں پر چڑھ جوڑے, پیٹرول بمز کے ساتھ آپ نے پولیس وینز پر حملے کر دیے. آپ نے کورٹ کے اندر جانا تھا. عمران خان چیئرمین آف اے پارٹی, مجھے عدالت آج بلاتی ہے, وہ 2-4 ہزار بندہ لے کے آنا میرا مسئلہ نہیں ہے یار. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
آپ لے جاتے ہیں وہاں پہ چند ہلوگنزم گنڈے لے کے جو کہ گینگسٹرز ہیں, ان کو لے جا کر آپ حملہ کر دیتے ہیں کوٹوں پر, اور کوٹیں کیسے بیٹھی ہیں. ہمیں اعتراض ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کنڈکٹ ہے. وائی ناٹ سپریم کورٹ از ٹیکنگ سو موٹو نوٹسز آن دیٹ کہ یہ آدمی جب جاتا ہے عدالتوں کے اوپر حملے کرتا ہے, اور کتنا بہادر ہے ڈرپوک انسان. کسی ایک فنیٹک نے وہاں پر جس کا کوئی اپنا مذہبی عقیدہ ہوگا, جس نے دیکھا کہ یہ پیغمبری کے دعوے کرتا پھر رہے, اس نے اس پر فائر کر دیا. یہ کبھی ڈی جی سی کا نام لیتا ہے, کبھی کسی اور کا نام لیتا ہے, کبھی وزیر اعظم کا نام لیتا ہے, کبھی محسن نقوی کا نام لیتا ہے, اور وہ ایک سر پہ ڈسٹ بن پہن کے باہر پھر رہے. یہ کمال کی انسان, وہ کیسا بہادر آدمی ہے, کس طرح کی بات. یہ پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, جب دل کرتا جاتے ہیں کوٹوں سے اٹھا کر. یہ ان کو ہر جرم معاف ہے, دہشت گردی ان کو معاف ہے, اربوں روپے کا غبن ان کو معاف ہے. انہوں نے پاکستان کی سیاست میں لوگوں کو ہاتھ پیر باندھے. یہ کیس کیا تھا عمران خان کا؟ عمران خان کا کیس یہ تھا کہ اس نے رنگ میں جب یہ انٹر ہوا, یہ بہادر آدمی, یہ جب رنگ میں انٹر ہوا تو اس نے پہلے پیپلز پارٹی تھی, پہلے کہا نہیں ان کو پکڑ کے ساروں کو اندر دیں, میں ان سے لڑ نہیں سکتا. مسلم لیگ نون تھی, میاں نواز شریف کو رنگ سے باہر کریں, یہ اگر ہوں گے تو میں آگے چل نہیں سکتا. اور اس میں سارا یہ جو نیکسس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, بیکڈ سپورٹڈ بائی دیز ڈیسیژنز, یہ 16 مقدمے, ایک ایک مقدمہ. کیا حق ہے سپریم کورٹ کو پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کرنے کا؟ کیا حق ہے سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو کے اختیار پہ انکروچ کر کے جے آئی ٹیز تشکیل دینے کا؟ اسی نیب نے 3 سال آپ کی واچ میں کون سا مقدمہ ثابت کیا ہے؟ کون حساب دے گا ان 3 سالوں کا؟ آپ مریم نواز کو اٹھا کر جیل میں ڈالیں, لیکن ایک بشرا بی بی جو آج ایک گھریلو خاتون ہے, اگر ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ گھریلو خاتون ہوں گی, تو ان کی پائسنس آپ اپنے پاس رکھیں نا سر. وی نو دا ہسٹری, کسی کو نہیں پتا, ہم ہمسائے ہیں, ہمیں بھول نہیں ہے. آپ کا کہا آپ پہ کوئی چیز مرضی ہے آپ کی سر, آپ جیسا کہیں کہتے رہیں, لیکن کم از کم یہ باتیں جو پبلک ڈومین میں ہیں ان کا جواب دیں. یہ سپریم کورٹ سے جو آتے فیصلے آپ کی سیاست کو زندہ رکھ کے بیٹھے ہیں, یہ سپریم کورٹ نے جو آپ کو رنگ میں باؤٹ کے اندر صرف ایک ہی کھلاڑی اتار کے پھینک دیا اور وہ کرتا رہے جیسے کرتا ہے, تو ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد ہم نے ایک نئی تشریح دیکھ لی آ کے, وہ دیکھ لی میں نے, آئی واز لٹرلی ٹیکن اے بیک. میں نے کہا چلیں پہلے تو جو آتا رہا وہ آتا رہا. ابھی یہ جو الیکشنز والی اس میں آ رہا ہے فیصلہ کہ سیریس بریچ آف ڈیوٹی, ایگزیکٹو کی سیریس بریچ آف ڈیوٹی ہے, ناٹ ٹو کمپلائنگ ٹو دیٹ آرڈر بٹ دے آر کمپلائنگ ٹو دیٹ آرڈر. آپ نے بھیجا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ فنڈز اگر ایسے جانے ہیں تو ہمیں پارلیمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی. دس از دی کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 79 سے 84 لمبے آرٹیکلز نہیں ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. کوشش کر کے اگر وہ پڑھ لیے جاتے, یا وہ وکلا جو وہاں پر یہ مقدمہ لے کر کھڑے تھے وہ ان کی کو تھوڑی آپ کی معاونت فرماتے, تو آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی کہ دے او ایگزیکٹو او پرائمری اینڈ فورموسٹ ڈیوٹی پہلی ٹوورڈز دی پارلیمنٹ. آپ کے حکم کو ماننا سر تسلیم خم ہے, مانتے ہیں. ہم نے ہوتی زیادتی میں بار بار مانا ہے, ایک بار نہیں مانا. ان 16 مقدمات کا جو 6 سالوں میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے, ہم ہر بار جانتے ہوئے کہ آپ بیٹھے ہیں آپ یہی کریں گے, بٹ پھر بھی ہم وہاں پر جا کے بیٹھے. آپ نے ایک موقع پہ نہیں بارہا اس کا اظہار کیا. تو میں کل میں نے سنی ایک پی ٹی آئی کے محترم دوست الیکشن کمیشن پہ چڑھے ہوئے تھے کہ جی ان کا ریکارڈ اٹھایا ہے. کتنی فلمزی باتیں. ان کا ریکارڈ اٹھایا ہے جی, وہ جہاں پہ پہلے سیکٹری تھے وہاں پر انہوں نے فلاں کو پوسٹ کر دیا, فلاں کو آؤٹ کر دیا, فلاں کو پروموشن دے دی. ان کی عادت ہے, وتیرہ تحریک انصاف کا, ان کا ہر شخص اس ادارے پر دباؤ ڈالتا ہے, چاہے اس کے لیے ان کو ہلوگنزم کرنی پڑے, الزام تراشی کرنی پڑے, ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرول کرنا پڑے, ان کی فیملیز کو, ان کی بیٹیوں بچیوں کو ٹرول کرنا پڑے, ان کے گھروں تک جانا پڑے. یہ وہ لوگ ہیں, ابھی میں نے نہیں دیکھا تھا کسی حال میں بھی, ان کو میں نے دیکھا ہے. یہ وہ انارکسٹ ہیں جو کور کمانڈر پشاور کے گھر تک حملہ ہو گئے جا کے, جنہوں نے اسلام آباد, یہ لاہور, کیا کچھ. میں I hold my position, جس جگہ پر جا کر یہ کھڑے ہو رہے ہیں, یہ پاکستان میں صرف انارکی چاہتے ہیں, یہ پاکستان دشمنی کر رہے ہیں. ایک کلٹ ان کا کریٹڈ ہے, کچھ مفاد پرست گینگسٹرز ان کے ساتھ شامل ہیں جو جان بوجھ کر سیاسی لوگ ان کے پاس کھڑے ہیں. ان کی مرضی ہے, وقت ثابت کرے گا, تاریخ بتائے گی کہ یہ جو انہوں نے شور کیا تھا
स्टिक करेंगे चीजें। कल को किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे, आज सच्चे इल्जाम लग रहे हैं, जिनको डिनाई नहीं कर रहे, उनसे भाग रहे हैं। आज वो चीजें सामने आ रही हैं, लोगों से चंदे लिए। अब क्योंकि वहां पे एक इमारत है शौकत खानम की, वो एक अच्छा अदारा है, वो बन गया, कुछ प्रोफेशनल्स, बड़े रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स उस पूरी तहरीक में शामिल थे, लेकिन वहां से जो कुछ चोरी हुआ और वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? उसकी एविडेंस वोटॉन क्रिकेट क्लब के वो नकवी उनके कुछ अकाउंट्स में से छोटी सी एक रिफ्लेक्शन अभी मिली है जो कि चंद मिलियन डॉलर्स की है, तो वो बाकी तफसीलात जिनके ऊपर 8 साल तक मुख्तलिफ कोर्टों के स्टे ऑर्डर्स के साथ हिसाबों को छुपाते रहे हैं, ये तफसीलात छुपेगी नहीं। आखिर में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि देखें, इस सारी बहस मुबाहिसे के बाद भी हम ये चाहते हैं, समझते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो सिर्फ अपने मुफादात को सामने रख के देख के लिया जाएगा तो नुकसान होगा। तो इसमें जितने फ्री कैन भी हैं, सियासी अमल को बेहतरी देने के लिए अपनी पोजीशन से अगर उनको पीछे हटना पड़ता है, ये जितनी एनिमिटी मैंने आपके सामने कही है, जो बोली है, इसमें कोर्ट का क्या रोल रहा है? कोर्ट हैव टू श्रिंक बैक, फेयर प्ले पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आएगी कोर्ट, लॉबसाइडेड रहेगी, तो ये सियासी अमल का नुकसान करेगी, जमहूरियत का नुकसान करेगी, और ये हो रहा है। आप देखें ना, आप जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है, अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है, तो एट द फर्स्ट उसको खुलना चाहिए। वो कभी इंक्वायरी स्टेज पे ही नहीं जाता, वो वहीं पड़ा रह जाता है, वो इल्जामात को उठा ही नहीं सकता। बात आपके खिलाफ आया तो आप नहीं उठाते तो क्या हो जाएगा? पड़ा रहेगा। साकिब निसार साहब के खिलाफ बीसीओ पड़े हैं, और नताइज क्या निकलते हैं? फिर औलादें करप्शन करती हैं, फिर क्या होता है? फिर बेटे टिकटें बेचते हैं, फिर क्या होता है? मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम को आप पोल्यूट करते हैं। एक और जज साहब के बेटे पर भी इसी किस्म के इल्जामात हैं, एक नहीं 2 पर इल्जामात हैं कि वो सारा दिन बैठ के, उनकी प्रैक्टिस जो इसलिए चलती थी कि वहां पे कोर्ट में से, और लिस्ट ऑफ केसेस, मोहम्मद खान भट्टी की टेप क्या बता रही है, परवेज इलाही साहब का कनेक्शन क्या बता रहा है, कोई ढकी छुपी बातें। तो 6 साल से जारी ये सिलसिला, इट हैज टू एंड। अगर नहीं खत्म होगा, आप पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की सियासत का इसी अमल के अंदर मजीद बुरा करते चले जाएंगे। तो मेरी इस्तदा होगी उन तमाम लोगों से, इन हकाइक को सुनने के बाद मेरी दरख्वास्त होगी, इन 16 मुकदमों की तफसील सामने रखने के बाद, आते फैसले, बदलती सियासत, अदालत में होती फैलती ये अदालती फैसलों के नतीजे में सियासी आलूदगी, किसी एक के साथ फेवरेटिज्म नुकसान करेगी, कर रही है और मजीद करेगी। थैंक यू वेरी मच। सर, हम देखते हैं कि मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक होती है, उसके बाद फिर एक मुकदमा पेश किया जाता है, उसकी फिर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खुलती हैं। ये ऑडियो लीक्स के जो कंटेंट हैं उस पर तो कार्रवाई होती है, समझ में आती है, लेकिन ऑडियो लीक्स भी होना शहरी आज़ादियों के खिलाफ है। क्या साकिब निसार और दीगर की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वो जो उनके हैंडलर्स थे अभी भी वो काम कर रहे हैं, वही आपकी सहूलतकारी कर रहे हैं, ये ऑडियो लीक्स पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं जावेद, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपके सामने इसका एक रुख रखता हूँ। देखिए, नीदर आई एम इनटू इट, ना मैं ये ऑडियो लीक कर रहा हूँ, ना मेरे पास वो डायरेक्टली को ऑडियो लीक आ रही है। मैं तो उसे नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है, वहाँ से ले रहा हूँ। अब किसी को अगर एतराज़ है, अगर ये राइट टू प्राइवेसी को ये इवेड कर रहा है, या इसके साथ कोई और फंडामेंटल राइट ख़त्म हो रहा है, तो फिर बात को वहाँ पर किसी प्रॉपर फोरम पे, पार्लियामेंट के सामने या किसी ऐसे मामले में ये तय हो जाना चाहिए कि ये ऑडियो लीक्स नेशनल मीडिया पे नहीं आएंगे। मेरे नज़दीक मेरी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मीडिया पर चलती उन आवाज़ों को मैं पहचानता हूँ, और उसके बाद निकलती और होती तस्दीक है कि ये जो बातें इन ऑडियो लीक्स में आ रही हैं वो हकाइक पर मबनी है। अब रही बात कि ये सलाहियत किसके पास है, अब कुछ जिम्मेदारान के साथ बहसीयत हुकूमत हमने बात की, तो वहाँ पर मौक़िफ़ ये भी है कि आजकल हैकिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, और आपके सामने एक इन्फो लैब यूरोप में कायम की गई, एक इजरायली कंपनी का भी आपके सामने जिक्र आया
کہ ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی موبائل کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کی پوری کمیونیکیشنز کو اپنے پاس لا کے رکھ سکتے ہیں, اور کوئی اپنے نیفیریس ایجنڈاز کے تحت اگر اس کو چلاتا ہے, کوئی ہیکر بھی چلا سکتا ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ آتا ہے کوئی انڈی بیل نامی, ہو از ہی, کون اس کو پکڑے گا؟ اب جس کی یہ ٹیپ ہے وہ اس کے اوپر کوئی انکوائری مانگیں, ایف آئی اے میں لے کر جائیں, ڈینائی کریں ان کی ہے. نن آف دیم از ڈینائنگ اٹ, دے آر ایڈمٹنگ اٹ. کس نے ڈینائی کیا؟ کیا خواجہ احمد طارق رحیم نے ڈینائی کیا؟ کیا خواجہ احمد طارق رحیم کی بیوی کا جو ان کی زوجہ محترمہ ہے منیب صاحب کے ساتھ اپنے تعلق کو کلیم نہیں کرتی وہ جسٹس منیب کے ساتھ؟ کیا وہ کہتی نہیں ہے کہ میں نے ان کو میسج کیا اور انہوں نے مجھے آگے سے یہ میسج ڈالا؟ کیا انہوں نے کہا نہیں کہ اس مقدمے کے متعلق بات کریں؟ تو کیا پھر یہ لوگ اسکینڈلائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو؟ کیا خواجہ احمد طارق رحیم اس مقدمے کے اندر وکیل نہیں ہے جو مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر قانون سازی کے متعلق, فارمیشن آف بینچز کے متعلق سو موٹو والا لگا ہوا ہے؟ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پیچھے بات کرنے کو؟ کین وی آسک اینی تھنگ مور؟ کچھ اور پوچھ سکتے ہیں ہم؟ یاسر حسین صاحب کی ٹی وی سے. سر دو بڑے ادارے اس وقت پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو کون اب کردار ادا کرے گا, ملک کو اس تباہی سے بچائے گا؟ معاشی بحران بدتر ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی وغیرہ بڑھتی جا رہی ہے, عوام کو ریلیف چاہیے. اس کے لیے ان دونوں اداروں کو یا کس کو کردار ادا کرنا پڑے گا کہ یہ ہزارائی, یہ بحران ختم ہو اور ملک کو ترقی کی راہ پہ لا دے؟ دیکھیے, اپنی اپنی حدود میں چلے جائیں, کوئی بھی انکروچ نہ کرے, زیادتی نہ کرے. اس طرح کے 16 فیصلے نہ آئیں جیسے یہ ہیں. یہ نہیں کہ یہ میرے خلاف ہیں, یہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر عدالتی مداخلت کی بدترین مثال ہے, فیورٹزم کی بدترین مثال ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جنہوں نے پچھلے 4 سال میں ایک حکومت کو بنانے, باقی سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگانے اور اس کے بعد اس کی سہولت کاری کا باعث بنے. یہ سب کچھ نہ ہو, اپنے رائٹ پیرامیٹرز پہ لوگ چلے جائیں, ان فنڈامنٹلز پہ چلے جائیں جن پہ جمہوریت چلتی ہے, تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہی ہو جائے گا. سر تھینک یو تھینک یو بھائی جان.